हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो जुड़ा हुआ है UNFCCC से। ये क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब कोई आपसे पूछे कि भाई ये UNFCCC है क्या, तो आप उसको बताएंगे कि भाई ये UNFCCC एक ऐसी अंतर सरकारी संगठन है जिसका कार्य जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर के अलग अलग देशों के साथ समन्वय करने का है। तो कुल मिलाकर क्लाइमेट चेंज के लिए एक संस्था है। अब ये संस्था कब बनी? तो याद रखना, ये संस्था बनी 1994 में, है ना। ये संस्था बन रही है 1994 में। तो भाई क्यों बनाया गया इस संस्था को? तो देखिए, दुनिया में एक ऐसी घटना हुई जिसको हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस औद्योगिक क्रांति के कारण कोयले के प्रयोग में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई और इस कोयले की वृद्धि के कारण कुछ गैसें ऐसी थी जिनका वायुमंडल में संचयन बढ़ता चला गया और इनको हरित गृह गैसेस कहा जाता था, जिनमें विशेष तौर पर CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रस ट्राइफ्लोराइड, CFC, PFC, HFC, इनका स्तर बढ़ने लगा। इसके स्तर बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा और पृथ्वी के तापमान बढ़ने से एक घटना हुई जिसको वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। पहले ये आम जनता को इसके बारे में नहीं पता था। हालांकि पर्यावरण को क्या नुकसान होता है इसके बारे में भी ज्यादा शोध नहीं थे। तो सबसे पहले दुनिया भर के देशों में एक इस तरह की क्रांति आई। वहां के वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई, वैसे ये सभ्य देशों की बात हम कर रहे हैं जिनके अंदर विशेष तौर पर अमेरिका हो गया या फिर यूरोप के कई देश जो थे वो इससे चिंतित थे कि भाई कहीं ना कहीं क्या हो रहा है। औद्योगिक क्रांति से वहां के वैज्ञानिकों ने ये चीजें कहीं ना कहीं नोटिस की थी। क्यों नोटिस की थी? क्योंकि दो संस्थाओं ने उनको इसके बारे में बताया था। एक संस्था थी WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अब इसका काम ही था मौसम का अध्ययन करना। तो इसको ये बार बार जो डेटाज आते थे उसके आधार पर इनके पास पूरा का पूरा एक डेटाबेस था जो बता रहा था कि भाई पहले से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो सारे वैज्ञानिक जो हैं वो मिले और सारे वैज्ञानिकों ने 1972 में एक सम्मेलन करवाया जिसको कहा जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन। और इस स्टॉकहोम सम्मेलन में ये 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, इस स्टॉकहोम सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने पॉलिटिशियंस को, राजनीतिज्ञों को समझाया पर्यावरण विषय के बारे में। ये 1972 में हुआ। और यहीं पर एक संस्था और बनी जिसको कहा जाता है UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कब बना? तो ये 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद बना। और इसी के बाद हमने हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाना चालू किया। तो हम हर साल क्या करते हैं, जब 5 जून आता है तो उसको मनाते हैं क्या? विश्व पर्यावरण दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र की एक संगठन बन गया जो पर्यावरण के लिए काम करता था। WMO पहले से था। इन दोनों के पास कई तरह के डेटा थे। इन्होंने मिलकर एक संस्था बनाई IPCC। ये संस्था बनी 1988 में। अब देखिए, ये जो सम्मेलन हुआ था 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन, इसमें हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी गई थी। और उसके बाद जब वो इंडिया वापस आई तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में बना था 1972 के बाद। तो इसमें 1972 के सम्मेलन में एक चर्चा ये भी हुई थी कि अब हर 10 साल में हम मिलते रहेंगे। अब 1972 में मिले तो अब 1982 में मिलेंगे, फिर 1992 में मिलेंगे। ऐसे 10-10 साल में ये सम्मेलन होते हैं। तो ये UNEP ही कराता है। अब UNEP के बनने के बाद ये सारी चीजें हुई। तो हर 10 साल में जो सम्मेलन थे वो होते रहे। 1972 में स्टॉकहोम में हुआ,
1982 में ये नैरोबी में हुआ, केन्या के अंदर। ठीक है, इसके अलावा 1992 में ये रियो डी जेनेरियो में हुआ, रियो ब्राजील में हुआ। इसके बाद 2002 में ये सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ। 2012 में ये वापस से रियो में हुआ और 2022 में भी रियो में हुआ है, भी 3 साल पहले। तो ये हर 10 साल वाला सम्मेलन तो होता रहा, लेकिन हमें यहां पर ध्यान देना है 1992 के इस सम्मेलन को, जिसको कहा जाता है पृथ्वी सम्मेलन। ये सम्मेलन इसलिए प्रमुख है क्योंकि इसमें अमेरिका शामिल हुआ था 1991 के सुपर पावर बनने के बाद, क्योंकि 1991 में आपको पता है यूएसएसआर का विघटन हो गया था, अमेरिका सुपर पावर बन गया था। 1988 में ये एक संगठन बन गया था इनके द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और डब्ल्यूएमओ के द्वारा, जिसका नाम था इंटर गवर्नमेंटल पैनल। एक पैनल था वैज्ञानिकों का जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बताता था। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा था? क्योंकि हमने यहां पर देखा कुछ गैसों की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा था, तो क्लाइमेट चेंज के लिए आईपीसीसी बना। अब आईपीसीसी में कोई वैज्ञानिक हैं, कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो वॉलंटरी काम कर रहे हैं, स्वेच्छा से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो दुनिया के लिए अच्छा रिसर्च करके दे रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज से कैसे बचा जा सके, उसके लिए काम किया गया था। तो जब 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में चर्चा हुई तो पर्यावरण के कुछ अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई, और यहां पर 5 विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें एक विषय था जलवायु परिवर्तन, एक विषय था जैव विविधता, एक विषय था सतत विकास, वन प्रबंधन और मरुस्थलीकरण को रोकना। ठीक है, ये मैं जो आपको बता रहा हूं ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो आपको जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं वो समझने आएगा। तो ये जो जलवायु परिवर्तन पर इस सम्मेलन में चर्चा हुई, तो कहा गया ये 10 साल मिलने से काम नहीं होगा, क्योंकि उस समय 3 सम्मेलन हो चुके थे। इन्होंने कहा कि हमें प्रतिवर्ष ध्यान देना पड़ेगा, किसको लेकर? जलवायु परिवर्तन को लेकर। तो पृथ्वी सम्मेलन में नींव रखी गई किसकी? यूएनएफसीसीसी की। तो यूएनएफसीसीसी फाइनली कब बना? 1994 में बना। किस सम्मेलन के बाद? पृथ्वी सम्मेलन 1992 के बाद। और इन्होंने कहा कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि 10-10 साल मिलकर जलवायु परिवर्तन की चिंता करेंगे, क्योंकि ये गैस तो बढ़ती जा रही है, और इन जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनको रोकने के लिए, पृथ्वी के तापमान को बढ़ने रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रतिबद्धताएं जतानी पड़ेंगी। तो यूएनएफसीसीसी 1994 में बना, बॉन जर्मनी में, और इसने क्या किया? 1995 से प्रतिवर्ष इसका एक आयोजन होता है, प्रतिवर्ष आयोजन होता है। इसको कहा जाता है COP, कॉप। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आप कहेंगे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है किसका? तो यूएनएफसीसीसी इसको आयोजित कराता है, और इसमें प्रयास किया जाता है जलवायु परिवर्तन को लेकर। इसमें जो सदस्य देश हैं वो हर साल मिले और कुछ ना कुछ कार्य करें। तो ये 1995 से अनवरत चल रहा है। 1995 में ये सबसे पहला आयोजन हुआ बर्लिन में, है ना, जर्मनी के बर्लिन में ये पहला आयोजन हुआ। इसको कहा जाता है COP1। तो हर साल ये COP होती है, COP1, COP2, COP3, है ना, COP4, ऐसे हर साल आयोजन होता है। पहला COP 1995 में हुआ, फिर 1996 में हुआ, 1997 में हुआ, फिर 1998 में हुआ, ऐसे हर साल होता रहता है। सिर्फ वर्ष 2020 में कोविड के समय नहीं हुआ था, 2020 में ये नहीं हुआ। जब 2020 में नहीं हुआ तो 21 में हुआ। 2021 में ये 26वां सम्मेलन हुआ था इसका, ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ। COP 27 जो है 2022 में हुआ, शर्म अल शेख में हुआ। COP 23 जो है UAE में हुआ, जो कि COP 28 था। फिर COP 29 की बैठक 2024 में पिछले साल हुई। कहां हुई? तो ये बाकू अजरबैजान में हुई। अब याद रखिए, इसी का जो 30वां नंबर का आयोजन है वो 2025 में कहां होना है? ब्राजील में होना है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि सर हर साल COP होता है। 1995 में बर्लिन में हुआ था, 1996 में जिनेवा में हुआ था, COP 3 की बैठक क्योटो में हुई थी, यहीं क्योटो प्रोटोकॉल की बात हुई थी। ठीक है, COP 8वीं बैठक नई दिल्ली में भी हुआ है,
कॉप 8वां 2002 में नई दिल्ली में भी आयोजित हुआ। तो UNFCCC हर साल इसको आयोजित कराता है अलग अलग देशों में। अब भारत में फिर से होने वाला है कॉप नंबर 33, मतलब कॉप 33 जो है ये भारत की इसकी मेजबानी करेगा। कॉप 33 कब करेगा? तो नई दिल्ली में करेगा, और ये 2028 में हम इसका आयोजन करेंगे। हम ऑलरेडी एक बार आयोजन कर चुके हैं, ठीक है। अब जो क्लास देख रहा होगा उसको लग रहा होगा ठीक है सर, आपने बता दिया कि भाई ये UNFCCC क्यों बना, इसके पीछे क्या कारण है, हम आज क्यों पढ़ रहे हैं इस विषय को। तो भाई हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉप 30 की बैठक होने वाली है ब्राजील में नवंबर महीने में। इसी को लेकर एक अपडेट आया है, और ये अपडेट कह रहा है कि जलवायु सम्मेलन जो हो रहा है उसके नाम पर क्या किया जा रहा है? जंगलों की कटाई की जा रही है। तो ये साजिश है या जरूरत है, इसको आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने एक आर्टिकल लिया है जिसमें बताया जा रहा है अमेज़न फॉरेस्ट फेल टू बिल्ड रोड फॉर क्लाइमेट समिट। इस सम्मेलन का औचित्य क्या है? यह सम्मेलन चाहता है कि पृथ्वी में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोका जाए, पृथ्वी के तापमान को कम किया जाए। अब इस आयोजन में दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोग आते हैं, बड़ा हुजूम बनता है यहां पर। तो लगभग 50,000 के आसपास जनता यहां आने वाली है। अब ये आयोजन कहां हो रहा है? ब्राजील में, और ब्राजील में ही है अमेज़न के जंगल। तो ब्राजील का एक शहर है बेलेम, या बेले कहा जाता है, वहां पे इसका आयोजन है। अब इसके आयोजन में ब्राजील का कहना है कि भाई इतने सारे लोग हमारे शहर में आएंगे तो उनके आयोजन के लिए हमें सड़कों की जरूरत होगी, क्योंकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सड़क है वहां ट्रैफिक बहुत होता है। तो इन्होंने अमेज़न के जंगल को ही काट कर क्या करना चालू किया है? रोड बनाना चालू हुई है। तो ये एक बड़ी आयरनी देखने मिल रही है कि जलवायु परिवर्तन रोकने का सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन को जो सीमित करते हैं पेड़ पौधे, उनको ही काटा जा रहा है। तो यहां पर आज हम इस विषय को ध्यान से समझने वाले हैं। ये आपका GS पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो लास्ट तक रुके रहिएगा। बहुत सारी नई चीजें आज आपको बताऊंगा, जैसे मैंने बेस के तौर पे अभी आपको बताई है। बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि जैसे आपने अभी एक छोटे से विषय को समझा, ऐसे आप इसको डिटेल फॉर्म में एनवायरमेंट इकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में मेरे साथ पढ़ सकते हैं। हमारा संपूर्ण बैच जो है ये 31 मार्च तक अवेलेबल है, और आपको अभी मार्च एंड सेल की वजह से एकदम मिनिमम प्राइस में ये अवेलेबल है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। 2027 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मात्र 32,999 का है। SIP की क्लासेस भी जिनको 2025 में देना है वो भी पढ़ सकते हैं हमारे साथ, और साथ साथ जिनको 2026 में पेपर देना है उनके लिए भी खास ये बैच है 26,999 में अवेलेबल है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनीष श्रीवास्तव GS, इस पर आकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या M27 श्रीवास्तव ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे PDF या क्वेश्चन दोनों जगहों से आप पूछ सकते हैं। अभी मार्च एंड सेल की वजह से हमारे कोर्सेज के प्राइजेस और बाकी टेस्ट सीरीज बुक्स सभी आपको मिनिमम प्राइजेस में अवेलेबल है। 31 मार्च तक आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए टॉपिक्स पे आते हैं। टॉपिक जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि कॉप 30 का आयोजन कहाँ हो रहा है? बेले में हो रहा है, ब्राजील के अंदर। ये बेले जो है कहाँ है? ब्राजील के उत्तरी हिस्से में है, जो कि यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि इस तरफ ये अटलांटिक महासागर के साथ सीमा साझा करता है। अब इसी में यहां पर ये आयोजन हो रहा है। अब इसी को लेकर क्या किया जा रहा है? तो यहां पर जो अपडेट आया है, आ न्यू 4 लेन हाईवे, यहां पर 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है थ्रू द 10 of thousands of acre of protected Amazon रेन फॉरेस्ट। यानी यहां पर अमेज़न के वर्षा वन है, तो उसमें 10,000 एकड़ के आसपास की जगह पर यहां पर रोड बनाई जाएगी। किसके लिए? कॉप 30 क्लाइमेट समिट के लिए। अब कोई कह सकता है कि सर आयोजन होता है तो इंतजाम तो करने होते हैं। तो जब भारत में G20 की बैठक हुई तो G20 के लिए दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोग आए थे भारत में। तो हमने भी G20 की बैठक करी थी, लेकिन हमने पेड़ काटे नहीं थे, हमने और पेड़ लगाए थे। दुनिया भर के अलग अलग देशों से पेड़ मंगाए थे। लेकिन ये यहां पर अमेज़न वैसे जंगल हैं जो दुनिया के फेफड़े कहे जाते हैं, लंग्स हैं, जो कि पृथ्वी का शुद्धिकरण करने में काम कर रहे हैं। और ऐसे अगर जंगलों को काटा जाएगा तो साथ साथ जो जंगल काटे जा रहे हैं वहां की ट्राइब्स को डिस्टर्बेंस हो रहा है, वहां पर रहने वाली जैव विविधता नष्ट हो रही है। तो इसी को लेकर यह चिंता है। तो कॉप 30 जो समिट है ब्राजीलियन सिटी बेले में, इट एम्स टू ईज ट्रैफिक टू द सिटी, और इसका उद्देश्य है कि ट्रैफिक को बचाव करना, एंड विच विल होस्ट मोर देन 50,000 पीपल, 50,000 से ज्यादा लोग यहां पर आएंगे। तो द स्टेट गवर्नमेंट टाउट्स द हाईवे सस्टेनेबल क्रेडेंशियल। अब यहां की सरकार कह रही है कि जो हम हाईवे बना रहे हैं वो सतत है, मतलब ऐसा बना रहे हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है, हम तो उसको अच्छे से बना रहे हैं, सस्टेनेबल मॉडल का फायदा कर रहे हैं। सम लोकल्स एंड कंजर्वेटिव्स आर आउटरेज एट द एनवायरमेंट इंपैक्ट। लेकिन इसको लेकर वहां की जनजातियां, वहां के लोकल लोग
पर्यावरण शास्त्री इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि ये कैसी चीज है कि एक तो हम अगर जलवायु परिवर्तन को रोक नहीं पा रहे हैं, ये हर साल ही आयोजन होता है और उस आयोजन के नाम पर आप जंगलों की कटाई कर रहे हो, क्योंकि अमेज़न प्ले अ वाइटल रोल इन एब्जॉर्बिंग कार्बन फॉर द वर्ल्ड। यानी अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कार्बन का अवशोषण कौन करेगा, और ये जो कार्बन का स्तर बढ़ रहा है उसको मेंटेन कौन करेगा, और अमेज़न उसमें सबसे आगे खड़े होते हैं। तो इसके साथ साथ यहां जैव विविधता रहती है, डिफॉरेस्टेशन, वेरी पर्पस ऑफ अ क्लाइमेट समिट। तो ये एक तरीके से ऐसी चीज है कि जो आप जिस उद्देश्य के लिए ये पूरा का पूरा आयोजन कराते हैं, आप उस आयोजन कराने के लिए ही उसके उद्देश्य की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई इससे क्या प्रॉब्लम है और ये क्या मुद्दा है, तो जो मैंने आपको बताया कि भाई ब्राजील के शहर बेले में होने वाले COP30 जलवायु सम्मेलन के लिए हजारों एकड़ संरक्षित अमेज़न वर्षा वन को काटकर एक 4 लेन का हाईवे बनाया जाएगा। ठीक है, इसका मकसद शहर में ट्रैफिक को आसान करना, जहां नवंबर में होने वाले सम्मेलन में 50,000 से अधिक लोग आ सकें, एयरपोर्ट्स जाना, यहां पर जो मॉल्स हैं, शॉपिंग स्थान है, उनकी कनेक्टिविटी जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए आसान हो जाए, इसीलिए ये पूरा का पूरा जंगल काट दिया, ये इनका कहना है। अब इसी को अगर हम समझने का प्रयास करें तो भाई कटिंग ट्रीज टू टॉक अबाउट सेविंग ट्रीज, है ना, इसका मतलब है आप पेड़ काटकर ये चर्चा करने वाले हैं कि कैसे पेड़ों को बचाएं। तो 1000 ऑफ ट्रीज कट इन अमेज़न टू बिल्ड रोड, और ये काफी समय से चल रहा है। तो यहां पर आपको दिख पा रहा होगा इन्होंने पेड़ काट भी दिए हैं। तो राज्य सरकार इस हाईवे को सतत विकास का उदाहरण बता रही है, लेकिन कुछ स्थानीय लोग और पर्यावरण इसके पर्यावरणीय प्रभाव से नाराज हैं। अमेज़न दुनिया के कार्बन को अवशोषित करना और जैव विविधता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और कई लोग कहते हैं कि वनों की कटाई जलवायु सम्मेलन के उद्देश्य के विपरीत है। अब इसको हम सही तौर पर समझने का प्रयास करें तो आप सारे लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि भाई जितने पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 और जल को लेते हैं सूर्य के प्रकाश में, इसी को ग्लूकोज में बदल देते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो यानी इस पृथ्वी पर 2 तरह के कार्बन अवशोषक होते हैं, या कार्बन अवशोषण 2 तरीके का होता है। एक होता है ग्रीन कार्बन और एक होता है ब्लू कार्बन। तो जो ब्लू कार्बन है, नीला कार्बन है, ये समुद्र के अंदर जितने भी शैवाल हैं, डाइटम्स हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, ये करते हैं। और जो ग्रीन कार्बन है इस पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो करते हैं, और उसमें अमेज़न सबसे आगे है। और अगर हम जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार अगर बात करें तो CO2 लगभग 75% जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो इसीलिए तो दुनिया भर में हम कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात कर रहे हैं, और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जो उसके अवशोषक हैं, अगर हम उसको और काट देंगे तो इससे कार्बन बैलेंस कैसे हो पाएगा। जैसे अगर हम भूटान का एग्जाम्पल लें, भूटान एक ऐसा देश है जिसको कार्बन नेगेटिव देश कहा जाता है, और कार्बन नेगेटिव देश इसलिए है कि जितना वो कार्बन उत्सर्जन करते हैं उससे ज्यादा उनके यहाँ पेड़ पौधे हैं, और वो सारा का सारा कार्बन अवशोषण कर लेते हैं। तो इस कारण ये जो घटना है बड़ी निंदनीय घटना है कि जिस चीज का आयोजन कराया जा रहा है उसी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब कोई सोचे कि भाई सर केवल इससे कार्बन का नुकसान होगा, नहीं। देखिए, जब आप यहां जंगलों को काटेंगे तो सबसे पहले जैव विविधता की हानि जो होती है, जैव विविधता की सबसे बड़ी हानि का कारण जो है आवास का खत्म होना, आवास का नष्ट होना। जब आप जंगल काट रहे हो तो आप कहीं ना कहीं वहां पर रहने वाली जनजातियों को नुकसान पहुंचा रहे हो। दूसरा, आधुनिकीकरण के नाम पर वहां पर विस्थापन बहुत तेजी से होगा, माइग्रेशन होगा। कोई भी जानवर, अगर वहां इंसान बार बार जा रहे हैं, मशीनें जा रही हैं, रोड्स बनाई जा रही हैं, तो वो जीव जंतु कैसे वहां पनप पाएगा। तो यहां पर सीधे तौर पर आवास का खत्म होना, और आवास के कारण जैव विविधता का खत्म होना। दूसरा, यहां रहने वाली जो ट्राइब्स हैं वो इन जंगलों पर कई तरह से निर्भर होती हैं। वहां पे पाए जाने वाली बेरीज हैं, शहद है, लकड़ियां हैं, उनको इकट्ठा करती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं। जब आधुनिकीकरण होता है तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और यहां पर किसके लिए हो रहा है ना, ये किसी दूसरे क्षेत्र में हो तो बात समझने आती है, अमेज़न जंगल में हो रहा है। और वो किस लिए हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हो सके, और जिस विषय पर चर्चा होनी है उसी के लिए ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो भाई यहां पर ये अमेज़न हमारे लिए बड़ा महत्व रखता है। अगर इसको ध्यान नहीं रखा गया तो इससे और ज्यादा तबाही होगी। भाई सड़क जो यहां पर बनाई जा रही है 2 संरक्षित जंगल क्षेत्रों को अलग कर देती है, और वैज्ञानिक चिंता इससे है कि इससे पारिस्थितिक तंत्र बिखर जाएगा,
क्योंकि बड़े मुश्किल से किसी भी जगह पर अनुक्रमण होता है, कई जैव विविधता, कई साल लगते हैं उसको वहां पर बसने के लिए। जब जानवर जंतु तनाव में आते हैं तो विस्थापित करने लगते हैं। जैसे काजीरंगा में भी ऐसा हुआ कि जब वहां पे सड़कों का निर्माण हुआ तो उसके कारण बहुत सारे एक सींग वाले गेंडे, कई टाइगर्स, कई तरह के हिरण वहां पर विस्थापित हो गए। पोबीतारा को फिर वहां पर संरक्षण बढ़ाना पड़ा। तो यही चीज ब्राजील में भी बेले में होती हुई नजर आ रही है। वन्य जीवों की आवाजाही बाधित होती है। प्रोफेसर सिल्विया सर्डिना एक वाइल्ड लाइफ डॉक्टर रिसर्चर हैं यहाँ पर, उन्होंने बताया कि यहाँ वो एक पशु अस्पताल में काम करते हैं और हाईवे साइट को जो देखते हैं वहां उनकी टीम जंगली जानवरों का पुनर्वास करती है जिनमें ज्यादा चोटें इंसानी या वाहनों के कारण होती हैं। यानी यहाँ रहने वाले जानवर जो हैं वो हॉस्पिटल्स में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहां पर आधुनिकरण हो रहा है, वहां मशीन्स पहुंच रही हैं। वो कहीं ना कहीं मानव पशु संघर्ष बढ़ रहा है, वहां की जो ट्राइब्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं इससे दिक्कत झेलनी पड़ रही है। तो ये एक ऐसा काम है जो जरूरत का काम नहीं था। इसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव प्लेस को चुना जा सकता था जिसमें अमेज़न के जंगल जो सबसे महत्वपूर्ण है उनको बचाया जा सकता था। तो ये एक बड़ी आयरनी है कि जिसके लिए काम किया जा रहा है उसके लिए 0% सोचा जा रहा है। तो ये इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में आप मुझे जरूर बताएंगे। इसके अलावा मैंने जैसा बताया आप ये सारे विषयों को और डिटेल में मेंस प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मार्च एंड सेल में आपको हमारे सारे कोर्सेज अभी मिनिमम प्राइजेस पे अवेलेबल हैं। 31 मार्च तक आप इसको एनरोल कर सकते हैं। सेम विद द SIP बैचेस। ये मेरी आईडीज हैं, यहाँ पर आकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सेशन से कुछ जरूर नया जानने मिला होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।